कभी कभार बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है अपने अपने तरीके से। हिंदू कोड बिल बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। ये बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी जो टिक नहीं पाई, सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती हैं, तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 50 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहब ने सोची थी वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया। धीरे धीरे कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान ली, कभी एक आई, कभी दो आई। धीरे करके बाबा साहब ने जितना सोचा था वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आके चली गई। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मैं दलितों के अंदर बाबा साहब को सीमित कर दूंगा तो इस देश की 50% जनसंख्या माताओं बहनों को बाबा साहब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्या होगा। और इसलिए यह आवश्यक है कि हम बाबा साहब को उनकी पूर्णता के रूप में समझे, स्वीकार करें। लेबर लॉज हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्कर था, लेकिन कानून रोकता नहीं था। और ये काम इतना कठिन था कि महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता। ये बाबा साहब आंबेडकर ने हिम्मत दिखाई और महिलाओं को कोयले की खदानों के कामों से मुक्त कराने का बहुत बड़ा निर्णय बाबा साहब आंबेडकर। हमारे देश में मजदूरी सिर्फ दलित ही मजदूर थे ऐसा नहीं, जो भी मजदूर थे बाबा साहब उन सबके मसीहा थे। और इसलिए 12 घंटा 14 घंटा मजदूर काम करता रहता था, मालिक काम लेता रहता था और मजदूर को भी नहीं लगता था
कि मेरा भी कोई जीवन हो सकता है, मेरे भी कोई मानवीय हक हो सकता है, उसको बेचारे को मालूम तक नहीं था। और न ही कोई बाबा साहब आंबेडकर को मेमोरेंडम देने आया था कि हमसे इतने काम लिया जाता है, कुछ हमारा करो। ये बाबा साहब की आत्मा की पुकार थी कि उन्होंने 12 घंटे 14 घंटे काम हो रहा था, 8 घंटे सीमित किया। आज भी हिंदुस्तान में जो लेबर लॉज है, उसकी अगर मुख्य कोई फाउंडेशन है तो फाउंडेशन के रचयिता बाबा साहब आंबेडकर थे। आप हिंदुस्तान के 50 प्रमुख नेताओं को ले लीजिए, जिनको देश के निर्णय करने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। वो कौन से निर्णय हैं जिन निर्णयों ने हिंदुस्तान को एक शताब्दी तक प्रभावित किया। पूरी 20वीं शताब्दी में जो विचार, जो निर्णय देश पर प्रभावी रहे, जो आज 21वीं सदी के प्रारंभ में भी उतने ही ताकत से काम कर रहे हैं। अगर आप किस किस के कितने निर्णय इसका अगर खाका बनाओगे तो मैं मानता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर नंबर 1 पर रहेंगे, कि जिनके द्वारा सोची गई बातें, जिनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी रिलेवेंट है। आप देख लीजिए पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऊर्जा की दिशा में जो काम हुआ है, उसका अगर कोई स्ट्रक्चर व्यवस्था बनी तो बाबा साहब के द्वारा बनी थी। और उसी का नतीजा था कि इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए अलग व्यवस्थाएं खड़ी हुई, जो आगे चल करके देश में विस्तार होता गया। और भारत में ऊर्जा की दिशा में सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, भारत में घर घर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में उस सोच का परिणाम था कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर व्यवस्था देश को दी। आपने देखा होगा अभी अभी पार्लियामेंट में एक बिल हम लोग, जब हम ये बिल लाए, लोगों को लगा होगा वाह, मोदी सरकार ने क्या कमाल कर दिया। बिल क्या लाए? हम भारत के पानी की शक्ति को समझ करके वाटरवेज पर महात्मा देना, वाटरवेज के द्वारा हमारे यातायात को बढ़ाना, हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अभी इस पार्लियामेंट में किया है। लेकिन कोई कृपा करके मत सोचिए कि मोदी की सोच है। किया हमने जरूर है, सौभाग्य मिला है, लेकिन ये मूल विचार बाबा साहब आंबेडकर का है। बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने उस समय भारत की मैरीटाइम शक्ति और भारत के वाटरवे की ताकत को समझा था और उसकी एक स्ट्रक्चर व्यवस्था की थी और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर लंबे समय सरकार में उनको सेवा करने का मौका मिलता तो जो निर्णय मैंने अभी किया पार्लियामेंट में, वो आज से 60 साल पहले हो गया होता। यानी बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है, ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है, ये नजर आता है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देते हैं? और मैं मानता हूं जो बीमारी का सही उपचार अगर किसी ने ढूंढा है तो बाबा साहब ने ढूंढा। बीमारियों का पता बहुतों को होता है, बीमारी से मुक्ति के लिए छोटे मोटे प्रयास करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। वो क्या? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके
कहोगे कोई आपको नीचा नहीं देख सकता, कोई आपको अछूत नहीं रख सकता। ये जो इनर पावर देने का प्रयास है, ये इनर पावर था। उन्होंने बाह्य ताकतें नहीं दी थी, आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया था। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो। और तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे हैं। और इसलिए हम जब बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हैं तब हमारा दायित्व भी तो बनता है, और दायित्व बनता है बाबा साहब के रास्ते पर चलने का। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से होती है। वरना कुछ लोगों को आखिरी वाला ज्यादा पसंद आता है, संघर्ष करो। पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरे वाला मंत्र है संगठित बनो। आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होगी कि दुनिया को स्वीकार करना होगा। और बाबा साहब ने जो कहा वो जी करके दिखाया था, वरना वे भी शिक्षा छोड़ सकते थे, तकलीफें उनको भी आई थी, मुसीबतें उनको भी आई थी, अपमान उनको भी झेलने पड़े थे। और मुझे खुशी हुई, अभी हमारे बिहार के गवर्नर एक डेलीगेशन लेकर के बड़ौदा गए थे, और बड़ौदा जाकर के सयाजीराव परिवार को उन्होंने सम्मानित किया।